इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की घोषणा की। इस फैसले को लेकर शासनादेश भी जारी। गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आई सामने। शालीमार गार्डन इलाके में नवी मंजिल की बालकनी से कूदने से 3 नाबालिग लड़कियों की मौत। ज्वालापुर में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जनता की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। पेट्रोल पंपों पर आज भी प्लास्टिक और पारदर्शी पानी की बोतलों में बेचा जा रहा है पेट्रोल। हरिद्वार में 46 दिनों से धरने पर बैठे लोगों से मिले NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर। मांगा 2 दिनों का समय। अंडरपास बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जमीनी हकीकत आई सामने। बुजुर्ग की जमीन पर दबंग भूमाफिया ने किया फर्जी तरीके से कब्जा। प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं की गई कोई ठोस कार्रवाई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनल यानी UPNL कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की घोषणा की है। इस फैसले को लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब किसी तरह की दुविधा नहीं है और समान कार्य करने वाले कर्मियों को समान वेतन भी मिलेगा। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। तो हमारे जो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं
सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शालीमार गार्डन इलाके में भारत सिटी के टावर B1 की नवी मंजिल से बालकनी से कूदने से 3 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई। एसएसपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के मुताबिक देर रात करीब 2:15 पर सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लड़कियों निशिका, प्राची और पाखी को अस्पताल लोनी भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टेजा मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के डीसीपी निमिष पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। नोट में किसी ऐप का जिक्र नहीं है, लेकिन बताया गया कि तीनों बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहां उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जाँच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है। क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। फैमिली कह रही थी सर कि गेम खेल रहे थे, टास्क था और कल फाइनल टास्क था। ऐसे कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं और अभी जितनी बात हुई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें लोगों से बात करके ही पता चला है और इस कोई टास्क के बारे में अभी कोई भी कंक्लूसिव नहीं है। अच्छा सर, तीनों बच्चियां क्या स्कूल जाती थी सर? अभी इनका स्कूल में जाने का नहीं पाया गया है। पिछले 2 साल से इनका स्कूल जो था कंटिन्यूस नहीं था। वजह सर? इनके जो परिवार द्वारा बताया गया है तो ये एकेडमिक्स में इतनी ठीक नहीं थी और इनके इसी वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तीनों का एक साथ? इनके जो फैमिली की कंडीशन है वो कोई इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि जो सुसाइड हुआ वो इसी गेमिंग ऐप की वजह से हुआ? फिलहाल तो ऐसा नहीं सामने आया है और ये काफी इनिशियल स्टेज है जांच की और इसमें आगे जांच होगी और जैसे ही कुछ नए तथ्य आते हैं या कुछ कंक्लूजन हमें मिल जाता है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, रात को जिस वक्त ये कूदी थी ऊपर से, तो उस वक्त घर के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? घर में पूरा परिवार मौजूद था। तो क्या उन लोगों को पता था कि जागी हुई है या बातचीत, जो परिवार नॉर्मल था उस वक्त, या सोए हुए थे सब? सभी लोग सोए हुए थे और फिर शोर सुन के जब ये परिवार जगा तो उनको ये घटना सामने। सगी बहनें थी या इनकी माँ अलग है? इसमें जो है जो इनके पिता हैं, इनकी 2 शादियां हुई है और ये इनकी माँ अलग अलग है। सर, लड़कियों के तीनों के फोन को आप लोगों ने सीज किया एग्जामिन के लिए? ये अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, थैंक यू।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जनता की जिंदगी से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत सरकार के पेट्रोलियम सुरक्षा दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि पेट्रोल केवल वाहन के टैंक या मानक धातु के कैन में ही दिया जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रही है। यहाँ कई पेट्रोल पंपों पर आज भी प्लास्टिक और पारदर्शी पानी की बोतलों में पेट्रोल बेचा जा रहा है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकता है। सवाल यह है कि जब नियम स्पष्ट हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पेट्रोल एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में इसकी बिक्री ऐसे हो रही है मानो कोई साधारण तरल हो। पेट्रोल पंप कर्मचारी बेखौफ होकर प्लास्टिक और पारदर्शी बोतलों में पेट्रोल भरते नजर आ रहे हैं। पेट्रोलियम सुरक्षा मानकों के अनुसार प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल भरने से लीकेज, वाष्प विस्फोट और आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये केवल नियमों की अवहेलना नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जनता की जान को जोखिम में डालने जैसा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या क्या कार्रवाई तभी होगी जब कोई मासूम इसकी कीमत अपनी जान से चुकाएगा। हरिद्वार में सराय के लोग पिछले कई दिनों से सड़क पर बैठे हैं। मांग कोई असंभव नहीं, बस ये है कि अंडरपास बने ताकि रोजमर्रा की आवाजाही सुरक्षित हो सके, बच्चे बुजुर्गों की जान जोखिम में ना पड़े और गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। खबरों के दबाव के बाद एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विशाल गोयल ने धरनारत ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उनसे 2 दिन का समय मांगा है। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों के मन में बड़ा सवाल ही है, क्या ये वास्तव में समाधान की दिशा में ठोस पहल है या फिर आंदोलन टालने की एक और कोशिश। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 46 दिनों में उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन अंडरपास निर्माण की मांग पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। लोगों ने साफ चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि 2 दिन बाद एनएचएआई कोई ठोस फैसला लेती है या ये भी केवल एक और तारीख बनकर रह जाएगी। एनएचएआई की पीडी साहब आए हैं, तो क्या आश्वासन देके गए आप? ये बोल के गए कि 2 दिन का टाइम, मतलब इन्हें 2 दिन का टाइम लिया है इन्होंने हमारे पास से। 2 दिन के बाद देखते हैं इनकी क्या मतलब वो होती है, अन्य फिर हम खुद देख लेंगे बस क्या हो रहा क्या नहीं। भी यहाँ से बस चाहे हम भूख हड़ताल में बैठो, चाहे हम कुछ भी करो यहाँ से, मेरा मतलब कहने का यो 2 दिन तक के देखा हम इंतजार, बस 3रे दिन हम इंतजार नहीं यहाँ देखने के। चाहे हम यहाँ से खोदना भी पड़ो में, चाहे यहाँ से कुछ भी करना पड़ो में, हम उसके लिए तैयार। चाहे हमें यहाँ कल के दिन या आज के दिन हमें यहाँ मरना भी पड़ा, हम मरना पसंद करेंगे यहाँ से। आप ये रास्ता बंद कर देंगे? रास्ता पूरा बंद होगा, रास्ता भी बंद होगा। हो सका तो यहाँ 2 या 4, 6, 8, 10 मर भी सका यहाँ से, और कुछ नहीं है। जो आपके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था 3 फरवरी का, जो रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तो क्या वो आप करेंगे या 2 दिन बाद ही करेंगे? बस 2 दिन बाद ही करेंगे, जब उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है। 2 दिन के बाद ही उसे रास्ते को खोद दो या कुछ भी हो, जो भी मतलब होना होगा। पीडी साहब आए थे, रोड का यहाँ का मैंने किया और उनको हमने बताया भी अपनी समस्या का, हमें ये दिक्कत है, यहाँ पे इतने साल पुराना रास्ता है, ये हमें मिलना चाहिए। और वे बोल रहे हैं कि जो काम हो चुका है जो इम्पॉसिबल है यहाँ होना। और हमने कहा लेकिन आप थोड़ा हमारी हेल्प करें सरकार से, या आप थोड़ा इसमें वो करें तो कुछ बड़ा नहीं छोटा मिलना चाहिए हमें अंडरपास। ये हमारा अपना रास्ता है निजी, मतलब खेतों वालों का, और खेतों वालों ने काट के अपनी जगह दे रखी है रोड में, और ये इसका किसी को मुआवजा नहीं मिला या किसी को कोई वो नहीं मिला। तो हम चाहते हैं हमारे रोड पे हम चल रहे हैं, ये हमारे रोड पे चल रहे हैं, हम इनके रोड पे नहीं चल रहे। आपने एनएचएआई वालों से ये पूछा है कि जब ये सर्वे हुआ था, हाँ जी, क्या ये रास्ते को ध्यान में नहीं रखा गया था? नहीं, वो बार बार आश्वासन देते थे, जो भी आते थे कहते थे हमने रास्ता छोड़ रखा है, अंडरपास आपका बना के देंगे, आपका रास्ता बंद नहीं होने देने के हम। लेकिन कभी कोई ट्रांसफर हो जाता है और ठेकेदार कोई भी बदली हो जाता है, उसी विषय में हमें इस बारे में कोई पता नहीं रहता। जब भी हमें कोई दिखता है कि यहाँ काम चालू कर रहे हैं, हम काम बंद करवा देते हैं। हम कहते हैं हमें यहाँ अंडरपास बना के दो, और हमारी यही मांग है, जब तक यहाँ अंडरपास नहीं बनेगा जब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिन हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम यहाँ धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, हटने के नहीं यहाँ किसी की। कासिम जी, जो आज ये पीडी साहब आए हैं एनएचएआई के, तो क्या आश्वासन देके गए हैं ये यहाँ पे? क्या आप लोगों की बात हुई है? असल में बात क्या है कि पीडी का जो है आना आज मजबूरी का दायरा था, क्योंकि जो कल हमने यहाँ पर खड़े होकर के जो है अपने धरना प्रदर्शन पर जो है पुरजोर विरोध किया था, और उसमें जो है एनएच के लोगों के साथ में भी था और जो है वो शासन प्रशासन के लिए भी था। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि एनएच के लोगों को हमारी फिक्र है, ये तो स्पष्ट बात है कि एनएच के लोगों को हमारी फिक्र है, और वो कल हमारी समस्याओं को सुन करके जो है वो आज पीडी साहब यहाँ आए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि समय थोड़ा लेट किया है उन लोगों ने, लेकिन वो आए हैं और आने के बाद उन्होंने हमारी समस्या भी सुनी।
समस्या भी सुनी है और उसका विशेष रूप से हल करने की भी कोशिश में उन्होंने अभी 2 दिन का समय लिया है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमने कल ये बोला था कि भाई परसों के लिए हम जो है यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जो है हम यहाँ पर जो एनएच का काम चल रहा था भाई, हम अपने रास्ते को क्लीन करने के लिए हम दोनों तरफ से जो है अपना रास्ता चालू करेंगे और अपने रास्ते को हम बाधित नहीं कर सकते। हम जो यहाँ पे एनएच का काम हो रखा था, जो गाड़ियां मशीनरी इनकी चल रखी थी, हमने इनको पहले भी इस चीज के लिए बोला था कि भाई आप हमारे रोड पर चल रहे हो, हम आपके रोड पर नहीं चल रहे हैं। अगर आप सब सक्षम हैं तो आप हमें जो है अंडरपास के रूप में जो है यहाँ पर भी जो भी संभव हो सकता है वो प्रयास करके देखे और हमें यहाँ पे अंडरपास एक बना के दे। छोटा हो बड़ा हो, जो भी आप जो है सफलतापूर्वक के साथ कर सकते हैं वो हमें बना करके दे। लेकिन फिर बात ये आई कि आज पीडी साहब आए तो उन लोगों ने जो है ये स्पष्ट भी मना भी कर रहे थे पहले वो कि भाई देखो ये हो नहीं सकता और जो है यहाँ पे जो प्रावधान होने थे वो सारे हो चुके, जो निर्माण यहाँ पे होना था वो हो चुका। मैंने कहा सर अभी तो यहाँ पे हमने बात की उनसे कि सर अभी तो 30% ही काम है सर, यहाँ पे अभी 70% काम बाकी है, तो अभी कैसे नहीं हो सकता सर। उन्होंने बोला कि अभी इम्पॉसिबल है। मैंने कहा सर देखो आपके लिए तो इम्पॉसिबल है ना, जो ऊपर गवर्नमेंट के अधिकारी बैठे हैं, हमारे महोदय श्रीमान नितिन गडकरी महोदय बैठे हैं, जो कि आए दिन जो है कहीं ना कहीं एनएच के बजट पास करते रहते हैं और जो है एनएच के लिए जो है निर्धारित करते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी साहब जो है वो इस पर भी जो है ध्यान दे और अगर हमारे पीडी साहब से कोई काम नहीं बनेगा तो हमारे जो है केंद्र के अंदर बैठे हुए जो नितिन गडकरी महोदय हैं कि मैं मानता हूं कि उनके जो है नेतृत्व में ये काम हो जाएगा और वो अंडरपास हमारा यहाँ मंजूरी दे देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये रामनगर के शाइनिंग स्टार भगतपुर तड़ियाल स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय को शिक्षा में नवाचार और सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के लिए प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित विप्रो अर्थियन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान स्कूल के छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए नवाचारी प्रयासों को लेकर दिया गया। स्कूल के बच्चों ने नाटक के माध्यम से समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। इसी पहल के तहत विद्यालय की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। टीम का नेतृत्व शिक्षिका सरिता नेगी ने किया। विद्यालय में पर्यावरण आधारित नाटकों की श्रृंखला भी लगातार चल रही है। इसी क्रम में संजय दिखाड़ी द्वारा निर्देशित नाटक द लॉस्ट वर्ल्ड हमारे समय का प्रतिबिंब का भी मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण का गहरा संदेश दिया। देखिए, संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि जो अनियंत्रित विकास इस देश के भीतर जो मॉडल डेवलप हो रहे हैं उसके अल्टरनेट एक नए तरीके का डेवलपमेंट हो कि हम अपने नेचर को समझें, जानें और हम उस आधार पे विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ें। हालांकि हम जिस स्तर पे बहुत छोटा सा हम लोगों का कामकाज है, लेकिन जो अवार्ड और जो विप्रो अर्थियन अवार्ड हमारे स्कूल को मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण जागरूकता के साथ साथ अपने इलाके में, कम्युनिटीज में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के जो अवेयरनेस थी वो हमारे बच्चों ने घर घर जा करके चलाई है। और मकसद हमारा ये है कि हम अपने कैंपस को जीरो वेस्ट करें, सारी चीज़ों को रिसाइकलिंग में लेके आए। जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, या हम ये भी सपना देखते हैं आने वाले समय में कि जैसे छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज होती है उसमें प्लास्टिक वेस्ट खूब सारा आता है, तो हम स्कूल के भीतर एक प्लेट बैंक डेवलप करने वाले हैं ताकि बच्चे स्कूल से प्लेट्स को, ग्लास को अपने घरों में ले जाएं और छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज में अनावश्यक वेस्ट को वो अवॉइड करें। तो इस तरीके के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस अवेयरनेस को ला रहे हैं और बच्चों के माध्यम से समाज को संवेदनशील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हमने प्रकृति नहीं बचाई तो हम भी आने वाले समय में नहीं बचे। हरिद्वार जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए क्षेत्रवासियों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 44 समस्याएं दर्ज कराई, जिसमें से 24 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तहसील दिवस में दर्ज कराई गई मुख्य शिकायतों में अधिकतर भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल, विद्युत, राशन आदि से संबंधित थी। तहसील दिवस में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्याएं क्षेत्रीय जनता द्वारा दर्ज कराई गई हैं उनका समय से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शिथिलता एवं ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि जनपद वासियों की समस्याओं का तहसील दिवस के अवसर पर ही निराकरण किया जाए, ताकि जनपद वासियों को अपनी समस्याओं को लेकर अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। तहसील में करीबन अभी तक 30 से 35 शिकायतें दर्ज की गई है और तहसील दिवस में
जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित और पेयजल से संबंधित, राशन से संबंधित, विद्युत से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई हैं और शिकायतों को पर्सनली भी सुना गया है और अधिकारी को मौके पर डायरेक्शन दिए गए कि उसका निस्तारण किया जाए। हर सोमवार को जन सुनवाई हम लोग कर रहे हैं। तहसील दिवस एक एडिशनल रहता है कि लोकल तहसील से संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी कार्यालय में लोग दर्ज कराएं और यहाँ पर विभिन्न और भी मैटर्स हैं जैसे प्रमाण पत्र आदि की सुविधाएं भी मौजूद रहती हैं। तो निश्चित तौर पे तहसील दिवस आयोजित करने से विभिन्न जो समस्याएं हैं अन्य विभागों की वो भी सॉल्व होती हैं और साथ ही तहसील से संबंधित जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका भी लोगों को उसके भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हरिद्वार के नवोदय नगर में बिना रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट की अनुमति के बिना अवैध कॉलोनी काटे जाने का गंभीर मामला एक बार फिर सामने आया है। आरोप है कि शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए इस अवैध प्लॉटिंग को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिद्वार में अवैध कॉलोनी का खेल कोई नई बात नहीं रह गई, लेकिन इस तरह खुलेआम किए जा रहे फर्जीवाड़े ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर सीधा डाका डालने का काम किया है। बिना अनुमति, बिना मानचित्र और बिना जमीन की वैधता बताए ऐसे प्लॉट बेचकर लोगों को ठगा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एचआरडीए गोरखधंधे पर किसी तरह की कार्रवाई करेगा या फिर अवैध खेल यूं ही बेखौफ चलता रहेगा। प्रशासन की खामोशी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। योगी सरकार भले ही प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, लेकिन जनपद गोंडा से सामने आई तस्वीरें इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ एक बुजुर्ग पीड़ित का आरोप है कि दबंग भूमाफिया उसकी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं और वो न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित का कहना है कि शिकायतें, मुकदमा और सबूत होने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामला गोंडा के तरबगंज क्षेत्र का है। पीड़ित राजपति सिंह निवासी ग्राम चरोहा थाना परसपुर का आरोप है कि उसकी वैध रूप से दर्ज भूमि पर भूमाफियाओं ने साजिश के तहत फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा कर लिया। पीड़ित के अनुसार कथित तौर पर एक महिला को उसकी पुत्री बताकर वर्ष 2006 का फर्जी आदेश दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त तक कर दी। जब पीड़ित को इसकी जानकारी हुई तो उसने तहसील और थाने के चक्कर काटे, लेकिन फाइलें गायब कर दी गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने थाना तरबगंज में मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन आरोप है कि प्रभाव में आकर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। 18 साल बीत जाने के बाद भी फर्जी आदेश निरस्त नहीं हुआ और पीड़ित आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। अब पीड़ित ने चेतावनी दी है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मजबूरन आत्मघाती कदम उठाने पर विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? राजपत सिंह। पिताजी का नाम रामजत सिंह, निवासी ग्राम चरहुआ थाना परसपुर जिला गोंडा। क्या मामला है बताइए? मामला यह है कि मैं महेशपुर में रहकर वहाँ अपना जीविकोपार्जन करता था। वहीं से BA सब किया हूँ। वहाँ महेशपुर में रहता था। कुछ किसानों से जमीन कब्जा था हमारा। चकबंदी आ गई। चकबंदी मेरे नाम कब्जे के आधार पर ईश्वर ने मेरे नाम कर दिया। कई खातेदार। और उसके बाद हम रहने में मृतक थे। अंत में कुछ भूमाफिया मुझे मृतक दिखा करके जमीन काल्पनिक लड़की संजू देवी नाम, गायत्री देवी नाम की जमीन कर दिया है। मैं 20 साल से दौड़ रहा हूँ, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। FIR किया हूँ, उसमें गलत तरीके से रिपोर्ट लगाई गई है, फाइन लगा दिए हैं। और मैं को एप्लीकेशन दिया है आपने? ये तहसीलदार के यहाँ दिया था। और कहाँ दिया? तहसीलदार के यहाँ गायब हो गई, उसके लिए दौड़ता रहा। फिर बैनामा हो गया 1915 में, तो बैनामा के लिए बात दायर कर दिया। वो फाइल हाई कोर्ट पहुंच गई, 3 साल से वहां चल रही है। ट्रांसफर एप्लीकेशन में DM साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि ट्रांसफर की जाए गोंडा, उसी खिलाफ चले गए। अब वहाँ फाइल पड़ी है। मेरी उम्र 79 ईयर हो गई। इंतजार कर रहे हैं लोग कि मर जाए, मामला खत्म हो जाए। अब क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि हमारे केस का चीज निस्तारण हो जाए और ये FIR बाकायदा जांच हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद होकर मुझे आत्मघाती कदम उठाना पड़ेगा। आत्महत्या के लिए बाकी है, आत्मदाह करूंगा DM के बंगले के सामने। जनपद मुख्यालय स्थित कुंवर टॉकीज के सामने इन दिनों एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी का आयोजन महाकाल एंटरप्राइजेस द्वारा किया गया, जिसके संचालक RD राजेश हैं। प्रदर्शनी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार हमने प्रदर्शनी में कुछ नया और अलग करने का प्रयास किया है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए विशेष रूप से जलपरी को लाया गया है, जिसे देखने के लिए बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में आधुनिक और पारंपरिक झूलों की भी भरपूर व्यवस्था की गई, जिससे बच्चों के साथ पूरे परिवार का मनोरंजन हो सके। प्रदर्शनी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से न सिर्फ मनोरंजन का साधन उपलब्ध होता है, बल्कि शहर में रौनक भी बढ़ती है। राजेश, RD राजेश मुझे कहते हैं और मैं सभी गोंडा वासियों को प्रणाम करता हूं और सभी गोंडा वासियों को सूचित करता हूं कि श्री महाकाल इंटरप्राइजेज द्वारा
आपके शहर गोंडा में विगत 1 महीने से जो प्रदर्शनी चल रही, जल परी देश विदेश से जल परी आई हुई और शिमला सिटी कश्मीर की तर्ज में बनाया हुआ सेल्फी जोन शिमला सिटी, जो आपको शिमला मनाली का एहसास कराता, और उसके साथ सिंगापुर की सेल्फी जोन और एक से अनेक भारतवर्ष में आकर्षक झूले, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस, स्केटिंग कार, ऑक्टोपस, स्केटिंग टावर, वाटर बोर्ड, अनेकों झूले बच्चों के लिए जापानी चिल्ड्रन पार्क के साथ आपके शहर गोंडा कोर टाकी के सामने निवास ग्राउंड में लगाया था। वो जो मेला चल रहा है उसकी अंतिम तिथि 12 फरवरी। आप सभी गोंडा वासियों से गुजारिश है कि आप सपरिवार इष्ट मित्रों को साथ बताइए और लेके आइए स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए मीना बाजार, सहारनपुर का हैंडीक्राफ्ट, फिरोजाबाद की चूड़ियां, घर संसार और अनेकों बॉम्बे वैरायटियां, कश्मीर की साले, कश्मीर अनेकों प्रकार की स्टाइलों के साथ आनंद, मनमोहक खाने, कॉफी, अमेरिकन भुट्टा, बॉम्बे का पाव पड़ा और टोनी दादा का होटल, छोला भटूरा, चाउमीन, मद्रासी डोसा, बड़ा पाव, सब वैरायटी और सॉफ्ट टी आपको इस कश्मीर का एंजॉय कराने के लिए श्री महाकाल इंटरप्राइजेज लाए हैं, जो विगत पिछले वर्ष थॉमसन स्कूल में फिश टनल के साथ आए थे। स्वस्थ मनोरंजन के साथ आप सभी गोंडा वासियों से गुजारिश है कि अंतिम तिथि 12 फरवरी को है। आप सभी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज्यादा आइए और अपने बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का और खाना खरीदारी एक साथ एक ही छत के नीचे, यही आपसे गुजारिश है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।